नमस्कार दोस्तों, मैं भक्ति सागर चैनल से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। इसके पहले कि मैं कहानी सुनाऊँ और आप कहानी के रोमांचक में खो जाएं, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तारा ने अपने पड़ोसन सीमा से कहा, सीमा, मुझे लगता है आप लोगों को अब शिखा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम कहो तो मैं अपने भैया से बोलकर अपने भतीजे ईशान के साथ शिखा की बात चलाऊं। सीमा ने कहा, अरे तारा, हमें भी शिखा की शादी की चिंता तो है, पर आजकल की लड़कियां कैरियर और अपनी मर्जी की मालिक होती हैं। जब भी शादी की बात छेड़ते हैं तो बस अभी नहीं करनी या मुझे नहीं करनी क्या का बिगुल बजाना हमें चुप करवा देती है। पर शिखा के पापा से पूछकर मैं तुम्हें ज़रूर बताती हूँ, कहकर सीमा जैसे घर आई, शिखा गुस्से से तिलमिलाते बोली, मम्मा, पड़ोसियों को दूसरे की ज़िंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल दीजिए अपनी सहेलियों को मेरी लाइफ में दखल अंदाजी ना करें। नहीं करनी मुझे शादी। क्या शादी जीवन की सबसे अहम ज़रूरी है, जिसके बिना एक लड़की का जीवन पूरा ही नहीं हो सकता? शिखा राम कश्यप और सीमा कश्यप की इकलौती संतान है। अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करती है और माँ बाप की लाडली 28 साल की हो गई। MBA तक पढ़ लिया, अच्छी कंपनी में नौकरी भी करती है, पर वो नहीं चाहती अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर ससुराल का सामियाना सजाए। राम कश्यप और सीमा कश्यप को चिंता है इकलौती बेटी की। हर रोज़ एक ही बात पर तीनों में बहस होती है। माँ बाप चाहते हैं शिखा की शादी करके अपने घर बसा ले तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो, फिर चाहे ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। और शिखा को अपने माँ बाप की फिक्र है कि मैं ससुराल चली गई तो माँ पापा अकेले पड़ जाएंगे, बुढ़ापे में इनकी देखभाल कौन करेगा? अगर बेटा होता तो माँ पापा निश्चित होते, तो क्या मैं बेटी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता? शिखा समाज में एक उदाहरण बिठाना चाहती थी कि जिनको बेटा नहीं होता वो माँ बाप भी सुखी होते हैं, बेटियां भी अपना फ़र्ज निभाती हैं। शिखा समाज में एक उदाहरण बिठाकर सभी को एक संदेश भी देना चाहती थी, पर समाज को यूँ मंजूर नहीं था। रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले के ताने और हर कोई मिलने आने वाला शिखा की शादी का जिक्र ज़रूर छेड़ जाता। शिखा की मम्मी हर रोज़ समझाती, देख शिखा, मैं और तेरे पापा आज हैं, कल को जब नहीं रहेंगे तब इतनी बड़ी दुनिया में तू अकेली रह जाएगी और दुनिया बहुत ख़राब है, दरिंदों की कमी नहीं है, अकेले लड़की का जीना हराम कर देते हैं। शिखा अपनी मम्मी की बातें सुनते ही गुस्से की मारी कॉफ़ी पर कॉफ़ी पीते न्यूज़पेपर के पन्ने पलट रही थी। एक इश्तहार पर नज़र गई, स्पर्म डोनर बैंक। शिखा के दिमाग में बत्ती जली। माँ पापा को उसके बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, यही फिक्र सता रही है, तो क्यों ना बैंक से स्पर्म खरीद कर मैं माँ बन जाऊं। बच्चा आएगा, उसे बड़ा करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसकी शादी करवाऊंगी, फिर कहाँ मैं अकेली कहलाऊंगी। यस, यही ठीक रहेगा। और सबसे पहले शिखा ने स्पर्म डोनर बैंक में फ़ोन किया और सारी कार्यवाही के बारे में परामर्श किया। फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर अपना मेडिकल चेक करवाया। डॉक्टर से मशवरा लिया। डॉक्टर ने कहा, यू आर परफेक्ट, तुम माँ बन सकती हो। बस फिर क्या था, शिखा ने अपने मम्मी के पापा
मम्मी पापा को पास बिठाया, शांति से समझाया और बम विस्फोट किया। मैं स्पर्म डोनर बैंक से स्पर्म लेकर माँ बनूंगी। घर में भूचाल आ गया। ये क्या बोल रही हो? लोग क्या कहेंगे? कुंवारी लड़की माँ कैसे बनी? सबको क्या कहेंगे? किस किस को क्या समझाएंगे? शिखा, तू पागल हो गई है क्या? क्यों नहीं समझती ये पागलपन है? तुझे माँ ही बनना है तो शादी कर ले। शिखा चिल्ला उठी। माँ पापा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि आप दोनों के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रही हूँ। बच्चा आएगा तो उसे बड़ा करूँगी, पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, उसकी शादी करूँगी, फिर कहाँ रहूँगी मैं अकेली? बताइए आप क्या प्रॉब्लम है? क्या मुझे अपने हक में फ़ैसला लेने का इतना भी अधिकार नहीं? मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहूँ, उसमें समाज को क्या? मैं शादी करना चाहती तो क्या दुनिया के लिए अपने असूल बदल दूँ? मेरी ज़िंदगी मुझे कैसी जीनी है ये समाज नहीं, मैं तय करूँगी। माँ पापा, मुझे बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप मेरे साथ होंगे तो मुझे किसी की परवाह नहीं। शिखा की जिद के आगे राम कश्यप और सीमा कश्यप हार गए। शिखा ने बैंक से हेल्दी स्पर्म खरीदा और डॉक्टर अपर्णा गुप्ता जी की सहायता से सफलतापूर्वक आरोपण करवाया। कुछ ही दिनों में शिखा की कोख में बीज पनपने लगा। शिखा एक अद्भुत रोमांच से खिलखिला उठी। पर समाज को कहाँ रास आती शिखा की सोच। जैसे जैसे शिखा के उदर में पल रहे बीज बड़ा होने लगा, दुनिया वालों की आंखें भी उतनी ही बड़ी होने लगी। आस पड़ोस रिश्तेदार में कानाफूसी होने लगी। कोई बातों बातों में व्यंग भी करने लगे। शिखा के मम्मी पापा डर और शर्म के मारे घर से बाहर निकलने से कतराने लगे। पर शिखा बिंदास अपने फूले हुए पेट के साथ घूमती फिरती थी। एक दिन पड़ोसन पम्मी मेहरा चाय पत्ती मांगने के बहाने शिखा के घर आई और शिखा को देखते ही बोली, ये क्या शिखा, आजकल मोटी होती जा रही हो? कुछ डाइटिंग वाइटिंग किया करो, शादी होनी बाकी है। आजकल के लड़कों को दुबली पतली लड़कियां पसंद होती हैं, अपना ख्याल रखा करो। इतना सुनते ही शिखा भड़क गई। आज सारी भड़ास निकालने के मूड में थी तो घर के दरवाजे के बीचों बीच खड़ी रहकर जोर जोर से सारे आस पड़ोस वालों को सुन सके ऐसी ऊंची आवाज़ में बोली, पम्मी आंटी के साथ सारे लोग सुन लीजिए, मैं कभी किसी के घर की पंचायत नहीं करती। आपकी बेटी क्या करती है, आपका बेटा कहाँ जाता है, आपके बच्चे की शादी कब करनी है नहीं करनी है, आप कैसे जीते हैं कैसे रहते हैं, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे घर की पंचायत भी आप सब लोग ना कीजिए। बेहतर होगा मेरे माँ बाप की मैं अकेली संतान हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी शादी हो जाए और मेरे माँ बाप बुढ़ापे में अकेले रह जाएं। इसलिए मैं स्पर्म बैंक से स्पर्म खरीद कर माँ बनने जा रही हूँ। हमें जब किसी से कोई उम्मीद नहीं तो आपको भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी कैसी जीनी है ये मैं तय करूँगी। शादी करूँ या ना करूँ, कुंवारी माँ बनूँ या माँ बनने के बाद मन करेगा तो शादी करूँगी। आप सबको कोई अधिकार नहीं हमारे घर में क्या चल रहा है ये जानने का। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि शांति से खुद जिए और हमें भी जीने दें। और इतना बोलकर शिखा आराम से झूले पर बैठकर इमली खाने लगी और पम्मी मेहरा से कहा, आंटी मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छे से नाम सोच कर रखिएगा। बुआ आपको ही बनना है। शिखा की बात का समर्थन करते हुए पूरा मोहल्ला ताली बजाते शिखा को शाबाशी दे रहा था। पड़ोस वाले दुबे अंकल ने कहा, बेटी अगर समाज में बेटे बेटी में फ़र्क नहीं करते तो आज बेटियों को ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी सोच में ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं है बल्कि गर्व है। ये ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। इकलौती बेटी को अपने माँ बाप की चिंता खाए जाती है
कि क्या करेंगे बुढ़ापे में। माँ बाप, जब मैं ससुराल चली जाऊंगी और कहाँ कोई दामाद इतना भावनाशील है जो सास ससुर को साथ रखकर सेवा करे। अगर हर माँ बाप इकलौती बेटी से शादी करने वाले अपने बेटे को यूँ संस्कार दे कि बहू के माँ बाप के प्रति भी तुम्हारा उतना ही फर्ज है जितना हमारे प्रति। आज तुमने जो कदम उठाया उसकी नौबत ही ना आती। तुम्हारे जैसी बेटियां गौरवान्वित करती हैं समाज को, पर समाज ही ऐसी बेटियों को बदनाम करता है। वेल डन बेटा, तुम्हारा निर्णय एकदम सही है। अब जाकर शिखा के माँ बाप के जी में जान आई। 9 महीने बाद शिखा के गोद में प्यारा सा बेटा खेल रहा था। कुछ दिन बीते होंगे कि एक दिन लंदन में से दुबे अंकल का भतीजा गौरांग आया। उसने जब दुबे अंकल के मुंह से शिखा की कहानी सुनी तो प्रभावित होते हुए बोला, चाचा जी, अगर शिखा और उसके माँ बाप को कोई एतराज़ ना हो तो मैं शादी करना चाहता हूँ। उसे उसके बच्चे और माता पिता सहित अपना कर समाज में एक उदाहरण मैं भी कायम करना चाहूँगा। दुबे जी गौरांग के फैसले से खुश होते बोले, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी जाकर शिखा को समझाता हूँ और उसके माता पिता से बात करता हूँ। मुझे फ़क्र है तुम्हारे खुले ख्यालात पर। शिखा और गौरांग मिले, बातचीत की और दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। आज शिखा का सुंदर सस्ता खेलता परिवार है और शिखा अपने माता पिता के बुढ़ापे को लेके निश्चिंत हो चुकी है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम सुनते हैं आगे एक और कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वो गांव होता है। अब उसके सामने 2 रास्ता है। पहला ये कि वो सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुँचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता ये था कि एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते हैं। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फ़ैसला किया। वो नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से कहा, मुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है। तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है? मेरी फ़ोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती रहती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तूने पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो तू सामने ज़मीन देख रहा है ना, वो मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर का बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े ही इरिटेट होकर उससे कहा, वहाँ पानी की बोतलें बनेगी
जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा। उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में ये लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। ये सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटी और नाव की एक बड़े पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उस बिजनेसमैन ने पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। हमें ऐसी कहानियों से बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी जीवन में किसी की हालात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत थी। फिर भी इस बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी के गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहाँ पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उसे बच्ची से पूछा कि बेटा, आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहाँ पर खड़े लोगों को कुछ समझ आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा, बेटे, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वो उसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत से पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगी। तभी काउंटर पे खड़े एक आदमी ने पूछा कि बेटा, आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तब उसे बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ देर पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते हैं कि कल आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही हैं और पापा उनसे कह रहे हैं कि हमारे बेटे के इलाज और दवाई के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वो सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और ज़मीन पर दे मारा और पैसे गिनने लगी। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं।
वो जो आदमी वहाँ खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर बच्ची बहुत खुश हुई और बोली चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में ही उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वही बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि आप तो बता दो, ये चमत्कार आपने किया कैसे। तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैं नहीं, इसने किया है। तो ये बहुत बड़ी सीख है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाए थे। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीज़ें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वो अपने पास रखे चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहती। वो हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगती रहती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से कुछ भी हिस्सा अपने लिए मांग लेती थी। राम और सीता बहुत अच्छे पेरेंट थे, इसलिए उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वो अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वो अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वो बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन राम और सीता ने यह फैसला किया कि रिया को सबक सिखाएंगे। वो उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हमने ये फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से झूम उठती है क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थर से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, ये तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मेरे मजाक उड़ाने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? मुझे पैसे चाहिए, पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीज़ों के बारे में नहीं होती है। ये प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है और ये पैसे से भी अधिक कीमती है। रिया को एहसास हुआ कि वो लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए हुए बर्ताव में पछतावा होने लगा। उसने अपने सास और ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद में बदलाव आया और वो एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी रिश्तेदार एक बेहतर इंसान बनने की प्रशंसा करने लगे। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, ना कि हमेशा अधिक चीज़ों की चाह रखने से। मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। पापा अभी ऑफिस से आए थे
श्रेया बैठकर टीवी देख रही थी। पापा कुछ परेशान से दिख रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, ये टीवी बंद कर दो। जी पापा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं बेटी, जा एक गिलास पानी मेरे लिए ले आ। यह आवाज़ सुनकर किचन में काम कर रही शालिनी जी पानी लेकर आई और श्रेया से कहा, बेटा ज़रा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनाने के लिए रखी है, अभी आती हूँ। श्रेया अंदर चली गई। तब शालिनी ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। शालिनी, मेरी नौकरी चली गई है। कंपनी काफ़ी समय से घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया गया। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। इस घर का किराया, गाड़ी की किस्त, श्रेया की शादी के लिए जो SIP शुरू की थी वो सब कहाँ से आएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई न कोई नौकरी मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए SIP बंद कर देते हैं। नहीं बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे तब कुछ बन पाएगा। तुम तो जानती हो आजकल के लड़के वाले के कितने मुंह खुलते हैं। ये सब बातें श्रेया किचन से सुन रही थी। वो झट से बाहर आई। पापा, आप मेरे लिए पैसा जोड़ना बंद कर दीजिए। इसकी 2 वजह हैं। एक तो जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती हूँ शादी नहीं करूँगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बातें सुनकर मोहन जी हंस पड़े। बेटी, अभी तू केवल 10 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़े धूमधाम से करूँगा। हमारी बेटी बहुत समझदार है, ये बिल्कुल सही कह रही है। ये कर तीनों हंसने लगे और घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अगले दिन सुबह मोहन जी तैयार हो रहे थे। तभी शालिनी ने पूछा, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए। मोहन ने कहा, वो आज संडे है, अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शायद कहीं नौकरी का इंतज़ाम हो जाए। उसके जाने के बाद शालिनी फ़ोन पर अपने भाई से बात करने लगी। वो रो रही थी, भैया ये किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं लेकिन बहुत परेशान है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इन्हें जल्द नौकरी नहीं मिली तो ना जाने हमारा क्या हो गया। श्रेया अभी स्कूल से आई थी। वो मम्मी से खाना लेने आ रही थी। तभी गेट के पीछे से उसकी सारी बातें सुन ली। उसके लिए ये सब नया था। उसे सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान। अगले दिन मोहन घर में बैठा था। आज श्रेया की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। श्रेया बोली, पापा, आप भी ताऊ जी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते। मोहन बोला, बेटा ये सब क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई। ताऊ जी ने कई सालों में बिजनेस जमाया है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। श्रेया बोली, मम्मी, मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रहे हैं। अगर उस पैसे से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा। नहीं बेटा, हम उसे पैसे पे हाथ नहीं लगाएंगे। मोहन ये कहते हुए थोड़ा रुका। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। श्रेया ने कहा, पापा क्या हो जाएगा, अगर पैसा डूब गया तो मैं बड़े होकर पैसा कमा लूँगी, फिर शादी कर लूँगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर उस पैसे से बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम हमेशा परेशान रहते रहें। ताऊ जी और उनका परिवार कितने मज़े से रहते हैं। सुनिए जी बिटिया, ठीक कह रही है, शालिनी बोली। अभी तो काफ़ी समय है, हमें ये करके देख लेना चाहिए, क्या पता ऊपर वाले की यही मर्जी हो। काफ़ी समझाने के बाद मोहन बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों की सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में
मोहन ने बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। मोहन बिजनेस शुरू कर लिया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतना गया। श्रेया ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वो पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन श्रेया ने कहा, पापा आप आराम कीजिए, इस बिजनेस को अब मैं संभालूंगी। मोहन बोला, लेकिन बेटी अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है। 1-2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तो अपने घर चली जाएगी, तब ये बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। श्रेया बोली, नहीं पापा, ये बिजनेस मैं संभालती रहूँगी। मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो मुझे ये सब करने के लिए राजी होगा। मोहन और शालिनी ने बहुत समझाया, लेकिन श्रेया नहीं मानी। मोहन अब घर पर ही रहते हैं। वे कभी कभी ऑफिस चले जाते हैं और फिर वापस आकर घर में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी श्रेया की शादी की चिंता सताती रहती है। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उनमें से एक सज्जन अपनी पत्नी के और बेटे के साथ आए। आकर उन्होंने मोहन से बात की। वे बोले, मोहन जी, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटी की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। अब ये ही बिजनेस संभालता है। मोहन बोले, जी ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे श्रेया से पूछना पड़ेगा। सज्जन बोले, जी श्रेया से हमारी सारी बात कर ली है और उसकी सारी शर्तें मान ली हैं। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप श्रेया से बात कर लेना, फिर हम आ जाएंगे। मोहन जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर श्रेया को सही लगा तो हम आपके घर आएंगे। शाम को श्रेया आई तो मोहन और शालिनी ने उससे बात की। श्रेया पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वो बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को मिलाकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा श्रेया अपने पिता को देती। इसी तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबको जीवन सफल बना दिया। मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक समय की बात है, एक धर्मात्मा राजा ने अपने राज्य में एक अनोखी चुनौती रखी। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी सच्चाई के साथ पूरा जीवन जीता होगा, उसे अपार धन और सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा से पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई इस इनाम को पाने के लिए उत्सुक था। उसी राज्य में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसने अपने जीवन के हर कदम पर सच्चाई को अपनाया था। चाहे वो उसकी खेती का काम हो या उसके पड़ोसियों के साथ उसका व्यवहार, वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता रहता। एक दिन किसान ने सोचा कि वो भी राजा की चुनौती का हिस्सा बनेगा। वो राजा के दरबार में गया और अपनी सादगी और ईमानदारी की कहानियाँ सुनाई। उसने बताया उसने अपने खेत में सोने की मुद्राएं पाई थी, परंतु उसने उन्हें उसके असली मालिक को लौटा दिया। कैसे उसने अपने पड़ोसी की भूलवश भेजी हुई अनाज की बोरी उसे वापस कर दी। राजा उसकी कहानी से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि किसान ने न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी अच्छाई को अपनाया है। राजा ने उसे इनाम के रूप में सोने के सिक्के, नई भूमि और राज्य से सम्मानित कर दिया और आश्वासन दिया कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी का राज्य भर में गुणगान किया जाएगा।
एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा फलदार पेड़ था। इस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था जो रोज ताजे ताजे फल खाकर अपना पेट भरता था। नदी में रहने वाला एक मगरमच्छ जिसका नाम मोटू था अक्सर बंदर से मिलने आता था और बंदर उसे भी फल खिलाता। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उससे बंदर का दिल लाने की फरमाइश की। वो कहती थी, अगर बंदर इतना रसीले फल खाता है तो उसका दिल बहुत स्वादिष्ट होगा। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर दुविधा में पड़ गया। वो अपने दोस्त बंदर को धोखा देने का विचार कर रहा था, लेकिन उसका मन भी इस बात से दुखी था। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी से मिलवाने का बहाना बनाकर नदी के पार आमंत्रित किया। बंदर, जो स्वभाव से भोला भाला और दयालु था, तुरंत तैयार हो गया। जैसे ही वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने अपनी योजना का खुलासा किया। बंदर चौंक उठा, लेकिन उसने तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। ओह, मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ आया। बंदर ने कहा, मुझे वापस पेड़ पर ले चलो ताकि मैं अपना दिल ला सकूं। मगरमच्छ, जो थोड़ा सीधा साधा था, बंदर की बातों में आ गया। उसे वापस पेड़ पर ले गया। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, तुम मेरे सच्चे दोस्त थे, लेकिन तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। दिल तो हमेशा शरीर में होता है, ये तो मैंने तुमसे बचने के लिए कहा था। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा हो गया। उसने बंदर से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी धोखा नहीं देगा। बंदर ने मगरमच्छ को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने सावधानी बरतने का फैसला किया। बहुत सुंदर जंगल में दो गहरे मित्र भी रहते थे, राजू और विनोद। वे बचपन से ही साथ खेलते और बड़े हुए। एक दिन वे जंगल में सैर करने के लिए निकले और हंसते खेलते जंगल के गहरे भाग में चले गए। अचानक उन्हें एक विशाल भालू नजर आया। भालू को देखकर राजू बिना विचारे एक पेड़ पर चढ़ गया और विनोद को नीचे छोड़ दिया। विनोद, जो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, समझदारी दिखाते हुए जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मरा हुआ होने का नाटक करने लगा। भालू धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कान के पास अपनी नाक लगाकर सूंघने लगा। विनोद एकदम शांत रहा। भालू को लगा वो मर चुका है और वो चला गया। जब भालू चला गया तो राजू पेड़ से नीचे उतरा और विनोद से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? विनोद ने उठते हुए जवाब दिया, उसने मुझसे कहा कि सच्चे मित्र हमेशा साथ देते हैं। ये सुनकर राजू को अपने किए पर शर्मिंदा हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने मित्र को अकेले खतरे में छोड़ दिया था। इस घटना ने राजू को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने विनोद से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो भविष्य में कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। विनोद ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी मित्रता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वो अपने खेत में दिन रात मेहनत करता अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जो अपने खेतों में हल चलाता रहता था, उसे ज़मीन के नीचे कुछ चमकीली चीज़ दिखाई दी। जैसे वो नीचे झुका तो उसे देखा कि सोने की ईंटें थी। रामू के लिए ये एक अप्रत्याशित खजाना था। उसे लगा कि ये उसके सभी दुखों का अंत हो सकता है, लेकिन उसने उन ईंटों को बेचकर धनवान बनने के बजाय एक अलग ही फैसला किया। उसने सोचा कि ये खजाना उसके अकेले का नहीं बल्कि पूरे परिवार का है। रामू ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उसने खेत में सोने की ईंटें मिली हैं। उसने फैसला किया कि वो इन ईंटों को सभी गांव वालों के साथ साझा करेगा। इस निर्णय से गांव वाले बहुत खुश हुए और रामू की उदारता की प्रशंसा की। सोने की ईंटें पाकर गांव वाले ने अपने पूरा जीवन सुधार किया। वे अपने घरों को सुधारने लगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने लगे और गांव में विकास के नए प्रोजेक्ट शुरू हुए।
गांव का हर व्यक्ति रामू के इस निर्णय से प्रेरित हुआ और उसको सम्मान में अपने अपने तरीके से योगदान दिया। रामू की इस कार्य से न केवल गांव के लोगों के बीच आर्थिक संपन्नता लाई, बल्कि उसके बीच आपसी प्रेम और समर्थन की भावना भी मजबूत हुई। उसकी इस उदारता से ने पूरे गांव को एक परिवार की तरह जोड़ दिया। एक सुंदर छोटे गांव में जहां सभी ग्रामीण मिलजुल कर रहते थे, वहां एक जादुई पेड़ था। ये पेड़ अद्भुत था और हर दिन अलग अलग प्रकार के फल देता। एक दिन सेब तो दूसरे दिन आम। इस तरह ये पेड़ गांव वालों के लिए एक वरदान साबित हुआ। गांव के लोग इस पेड़ की पूजा करते और उसके फलों का उपयोग सावधानी से करते। लेकिन गांव में एक लालची व्यक्ति भी था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल हमेशा उस जादुई पेड़ के फलों को देखकर ललचाता था। उसने सोचा कि अगर वो पेड़ का सारा फल एक साथ उठा लेगा तो वो अमीर बन जाएगा। एक रात गोपाल ने योजना बनाई और पेड़ के सारे फल को चुरा लिया। उसने सोचा नहीं कि इस पेड़ पर क्या असर होगा। अगले दिन जब गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ सूख चुका है और उस पर एक भी फल नहीं था। सभी गांव वाले बहुत दुखी हुए और उन्होंने गोपाल को उसके लालच के लिए फटकारा। गोपाल ने तब महसूस किया कि उसके लालच ने न केवल उसे नुकसान पहुंचाया था, बल्कि पूरे गांव को भी। वो पेड़ जो कभी उनके लिए आशीर्वाद था, सूख गया। गोपाल ने अपनी गलती का एहसास करते हुए गांव वालों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो कभी लालच नहीं करेगा। जंगल में एक विशाल हाथी था जिसे अपनी अत्यधिक ताकत और घमंड पर बहुत घमंड था। उसका ये मानना था कि उसकी बड़ी और मजबूत देह उसे जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनाती है। एक दिन वो हाथी जंगल में घूमते हुए एक छोटी सी चींटी को देखकर हंसने लगा। उसने चींटी के छोटे आकार का मजाक उड़ाया और कहा, तुम जैसे छोटे प्राणी मेरे सामने कुछ नहीं है। चींटी जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जानी जाती थी, उसने हाथी को चुनौती दी। उसने कहा, शायद मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिख सकती हूँ कि आकार ही सब कुछ नहीं होता। हाथी ने चींटी की बात सुन और जोर से हंसना शुरू कर दिया और चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन जंगल के सभी जानवर इस अनोखे मुकाबले के लिए इकट्ठा होते हैं। हाथी अपनी शक्ति और बड़े शरीर का प्रदर्शन करते हुए चींटी के पास आया। चींटी ने बिना किसी डर के हाथी के सूंड में प्रवेश किया और अंदर जाकर उसे गुदगुदी करने लगी। हाथी बहुत खुजली होने लगी। वो बेचैन उठा और इधर उधर भागने लगा। हाथी के इस प्रकार परेशान होने को देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। चींटी ने हाथी के सूंड से बाहर आकर उसे कहा, देखा, तुम्हारी ताकत और आकार के आगे मेरी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने कैसे काम किया। हाथी ने अपनी हार स्वीकार की और चींटी से माफ़ी मांगी। उस दिन हाथी ने सीखा कि असली ताकत शारीरिक आकार नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र और बुद्धिमत्ता में निहित होता है। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। धानी गांव का मुखिया बाजार में बैठा हुआ था। तभी वहां पर जमींदार एक शहरी व्यक्ति के साथ आ पहुंचा। जमींदार को देखकर मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या बात है जमींदार, सुबह सुबह आज बाजार कैसे निकल आए? और तुम्हारे साथ ये शहरी व्यक्ति कौन है? मुखिया जी, इसका नाम आर्यन है। मैं इसे आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। जमींदार, साफ साफ बोलो, क्या बात है? देखिए मुखिया जी, हमारा गांव अब वीआईपी एरिया में आने लगा है। आर्यन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो हमारे गांव में एयरपोर्ट बनवाना चाहता है।
आप तो जानते ही हैं, अगर हमारे गांव में एयरपोर्ट बन गया तो फिर हमारे गांव का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। जमींदार सही कह रहे हैं मुखिया जी, और मुझे इसके लिए एक पेपर पर सारे गांव वालों के साइन चाहिए, और ये काम तो आप ही करवा सकते हैं। मुखिया गहरी सोच में डूब जाता है। तुम जानते हो जमींदार कि मैं कोई भी काम राजेश की सलाह के बगैर नहीं करता। आखिरकार राजेश और उसकी पत्नी सुधा इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर मैं और आर्यन कल आपसे मिलेंगे, फिर आएंगे। इतना कहकर जमींदार आर्यन के साथ चला गया। मुखिया सीधे राजेश के घर चला गया। अरे मुखिया जी, आप सब कुछ ठीक तो है? मुखिया जी ने सारी घटना राजेश को बताई। मुखिया जी, इसका नाम आर्यन है, मैं इसे आपसे मिलवाने लाया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं जमींदार साहब, साफ बोलो क्या बात है? देखिए मुखिया जी, सुधा मुखिया जी, और मुझे इसके लिए एक पेपर पर सारे गांव लोगों के साइन चाहिए। राजेश, क्या हमारे जमींदार और आर्यन की बात माननी चाहिए? वैसे उसका सुझाव बुरा नहीं है। अगर हमारे गांव में एयरपोर्ट बन जाएगा तो हमारे गांव के लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगी। तभी सुधा राजेश की ओर देखकर कहती है, वो सब तो ठीक है राजेश, परंतु मुझे लगता है कि अगर हमारे गांव में एयरपोर्ट बन जाए तो कहीं हमारे गांव के लोगों में मुसीबत ना आ जाए। वो कैसे सुधा? मैंने सुना कि जब एयरपोर्ट बनता है तब सरकार दूर दूर तक गांव खाली करा देती है। तुम चिंता मत करो सुधा, अगर एयरपोर्ट बनने में हमारे गांव में किसी भी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले मैं एयरपोर्ट बनाने का विरोध करूंगा। इतना कहकर राजेश मुखिया से बातचीत करता है और कहता, चलिए मुखिया जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कुछ ही देर में राजेश मुखिया के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। फिर तुमने क्या सोचा राजेश? जमींदार साहब, एयरपोर्ट बनाने में हमारा गांव तो प्रसिद्ध हो जाएगा, ये सत्य है, परंतु आपको ये आश्वासन देना पड़ेगा कि एयरपोर्ट बनाने से हमारे गांव में कोई मुसीबत नहीं आएगी। जमींदार के बोलने से पहले आर्यन राजेश से कहता, अरे नहीं नहीं राजेश भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो तुम्हारे सारे गांव के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। पर अगर किसी कारणवश तुम्हारे गांव खाली भी करना पड़ा तो हम तुम्हें दूसरे गांव की ज़मीन देंगे और उस गांव में पक्के मकान और सारी सुख सुविधाएं भी होंगी। हम तुम्हारे सारे गांव वालों को खेती करने के लिए इतनी ज़मीन देंगे कि जितने की उन्होंने कल्पना नहीं की। ये सुनकर राजेश और मुखिया खुश हो गए। ऐसी बात है तो ठीक है, फिर देर मत कीजिए मुखिया जी, ये कागज़ लीजिए, सारे गांव वाले का अंगूठा लगवा कर हमें दे दीजिए। मुखिया कागज़ लेकर राजेश के साथ जमींदार की हवेली से निकला और सारे गांव वालों का अंगूठा लगवा कर जमींदार को पकड़ाता हुआ बोला, सारे गांव वाले ने मुझ पर विश्वास करके इस कागज़ पर अंगूठा लगा दिया है। अब आप आराम से जाइए जमींदार साहब, मैंने आप पर भरोसा करके सारे गांव वालों को अंगूठा लगाने के लिए मनाया है, बस मेरे भरोसे को मत तोड़िएगा। बात कैसी बातें करते हैं राजेश? अरे मैंने और आर्यन ने जो वादा किया उसे पूरा किया जाएगा। जमींदार की बात सुनकर राजेश मुस्कुराता हुआ मुखिया के साथ जमींदार की हवेली से बाहर निकल आया। मुखिया और राजेश कुछ ही दूर चले थे तभी एक ट्रक राजेश को टक्कर मारता हुआ वहां से चला गया। अरे नहीं, ये कैसा अनर्थ हो गया। राजेश का उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया।
सुधा का रो रो कर बुरा हाल था। रो मत सुधा, होनी को कौन डाल सकता है। मेरे पति हमेशा गांव की तरक्की का सपना देखते थे और तरक्की का दिन देखने से पहले ही इस संसार को छोड़कर चले गए। मुखिया नम आंखों के साथ सुधा के घर से बाहर निकल आया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मुखिया घबराता हुआ सुधा के पास आकर बोला, सुधा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या हुआ मुखिया जी? जमींदार ने हमारे साथ धोखा किया है। जमींदार पुलिस लेकर गांव आया है और पूरे गांव को खाली करा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जाकर बात करती हूँ। सुधा तुरंत अपने घर से बाहर निकल कर आई और जमींदार से बोली, ये क्या हरकत है? जमींदार, ये हरकत करके तुम मेरे स्वर्गवासी पति की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हो। तुम्हारा पति एक मूर्ख था सुधा, वो मेरे इरादे को समझ नहीं पाया। जमींदार के बगल में खड़ा आर्यन सुधा से कहता है, हम बिजनेसमैन अपने मकसद को पूरा करने के लिए अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं और तुम बेवकूफ़ गांव वाले बड़े आसानी से हमारे बातों में फंस जाते हो। तुम्हें कोई ज़मीन नहीं मिलेगी। वही सारे गांव वालों ने पेपर पर अंगूठा लगाया है और उस पेपर पर लिखा है कि ये सब अपनी मर्जी से उसकी सारी ज़मीनें मेरे नाम कर रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो सुधा, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत पुराना हवाई जहाज़ पड़ा हुआ है जो कि आर्यन का है। तुम सारे गांव वाले उसी पुराने हवाई जहाज़ के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। आर्यन और जमींदार ने सारे गांव वालों को उनके घर से बाहर निकाल दिया। सुधा और मुखिया सारे गांव वालों को साथ लेकर रोते हुए उसी स्थान पर आ गए जहां वो पुराना हवाई जहाज़ पड़ा हुआ था। एक व्यक्ति ने गुस्से से सुधा की ओर देखा और कहा, सब तुम्हारे पति के कारण हुआ है सुधा, अब हम क्या करेंगे? क्या हम अपना सारा जीवन इसी खटारा हवाई जहाज़ में बिताएंगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर सुधा फूट फूट कर रोने लगी। अभी अचानक हवाई जहाज़ के बाहर रंग बिरंगी हवाई जहाज़ के अंदर जाकर देखना चाहिए। सुधा और मुखिया हवाई जहाज़ के अंदर घुस गए, मगर अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उस हवाई जहाज़ के अंदर बहुत ही सुंदर खूबसूरत घर बने हुए थे और वहाँ पर खेती की काफ़ी सारी ज़मीन भी मौजूद है। तो सच तो ये है कि उस हवाई जहाज़ के अंदर एक पूरा गांव आबाद था। ये देखकर मुखिया हवाई जहाज़ के बाहर आकर चीखता हुआ पूरे गांव वालों से कहता है, गांव वालों, तुम सब जल्दी से हवाई जहाज़ के अंदर आ जाओ, अंदर तो पूरा गांव है। मुखिया की बात सुनकर सारे गांव वाले हवाई जहाज़ के अंदर आ गए। एक व्यक्ति खुशी से चिल्लाते हुए मुखिया से कहता है, मुखिया जी, इस हवाई जहाज़ के अंदर तो हमारी गांव से भी अच्छी और सुंदर मकान बने हुए हैं और इसके अंदर जो गांव स्थित है उसकी ज़मीन तो हमारे गांव की ज़मीन से भी ज़्यादा उपजाऊ है। ऐसा लगता मानो हवाई जहाज़ के अंदर कोई दूसरा ही संसार बसा हो। तुम सही कह रहे हो, आज से हम सब अपना जीवन इसी हवाई जहाज़ के अंदर बने गांव में ही व्यतीत करेंगे। सारे गांव वाले उस दिन से हवाई जहाज़ के अंदर स्थित जादुई गांव में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन सुधा उस गांव में टहल रही थी, तभी उसकी नज़र एक जेल पर पड़ी। सुधा चौंकते हुए मुखिया से कहती है, मुखिया जी, जादुई गांव में इस जेल का क्या काम है? अगर यहाँ पर जेल है तो सुधा, तो इसका कोई काम ज़रूर होगा। समय आने पर इसका भी पता चल जाएगा। इधर एक दिन जमींदार आर्यन से कहता है, समझ नहीं आ रहा आर्यन, वो सारे गांव वाले कहाँ चले गए? अरे फिर रहे होंगे कहीं, हमें इससे क्या? क्या नहीं आर्यन, हमें उन पर नज़र रखनी होगी। आजकल प्रेस मीडिया का दौर है। तुम सुधा को नहीं जानते, वो पढ़ी लिखी, कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे गांव वालों को लेकर प्रेस में चली जाए। मैंने उस सारे गांव वालों को वहीं जाते हुए देखा जहां पर मेरा खंडहर हो चुका हवाई जहाज़ पड़ा हुआ है। चलिए चलकर देखते हैं।
कुछ ही देर में आर्यन और जमींदार उस स्थान पर आ गए। ये क्या देख रहा हूँ जमींदार, ये मेरा हवाई जहाज़ तो नहीं है, ये तो बहुत ही सुंदर हवाई जहाज़ है। इसी बात ने तो मुझे भी आश्चर्य कर डाला है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। जमींदार और आर्यन जैसे ही उस हवाई जहाज के अंदर गए तो सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो पूरा गांव मौजूद है। तभी वहां पर सुधा और मुखिया पहुंच गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां पर राजेश प्रकट हो गया। ये देखकर सुधा चौंकते हुए कहती है, राजेश तुम यहाँ? हाँ सुधा, मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जमींदार और आर्यन है। जो ट्रक ने मुझे टक्कर मारी थी वो ट्रक इन दोनों का ही था। मेरे और गांव वालों के साथ धोखा किया, इसलिए जब तुम सब लोगों को पुराने हवाई जहाज के बाहर खड़े होकर रो रही थी तब मुझसे तुम सबका दृश्य देखा नहीं गया। मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने इस हवाई जहाज के अंदर ही तुम सब के लिए जादुई गांव बना दिया। तुम जानती हो इस जादुई गांव में जेल किसके लिए थी? किसके लिए? इन दोनों के लिए। अब ये जीवन भर इसी जादुई गांव की जेल में रहेंगे, भूखे प्यासी, ताकि ये बाहर की दुनिया में किसी को भी मूर्ख न बना पाए। राजेश ने इतना कहा ही था कि तभी जमींदार और आर्यन ने स्वयं को जादुई गांव के अंदर बनी जेल में पाया और राजेश रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। जमींदार और आर्यन ने फिर अपनी सारा जीवन जादुई हवाई जहाज के अंदर मौजूद जेल में ही बिताया। परमपुरी नाम का एक गांव था जहां पर मनजोत अपनी पत्नी ऋचा के साथ रहता था। मनजोत गांव की लकड़ी काट कर लोगों के घर बनाता था और मरम्मत भी किया करता था। मंजू दिल का साफ इंसान था। सारे गांव वाले उसे अच्छा मानते थे। जो मज़ा लोगों के घर बनाने में है वो आनंद और किसी भी चीज़ में नहीं। हाँ तो अच्छा तो लगेगा ही, बारिश के महीने में जो काम इतना मिल रहा है आपको, इसलिए इतने खुश हो आप? हाँ काम मिल रहा है तो क्या? लोगों के घरों में को बारिश से बचाने का काम मेरा, तुम ही लोगों से अच्छा करते रहते हो। मगर गांव वाले तो ज़रा भी अच्छे नहीं। आए दिन चोरी की खबरें, जमींदार का प्रधान से जलना, एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, लोगों के पीठ पीछे बुराई करना, यही सब चलता रहता है। गांव में अगर सब बुरा करते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके साथ बुरा करें। अच्छा छोड़ो, मैं निकलता हूँ। मुझे आज प्रधान जी के नया घर बनाना है। मनजोत कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुँचता है और पेड़ काटने लगता है। आज तो लगता है कि ये पूरा दिन इस पेड़ को काटने में चला जाएगा। जल्दी से पेड़ की लकड़ियाँ काट लेता हूँ, फिर प्रधान जी का नया घर बनाना शुरू करूँगा। जंगल में बारिश होने लगी और आसमान से एक इंसान नीचे आता है जिसके बाएं हाथ में एक छोटा बादल था। जी आप कौन हैं? मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना जान लो, मैं बारिश की ओर आया हूँ और जल्दी ही गांव में बाढ़ आ जाएगी, जिस वजह से ना कोई घर में रह पाएगा और ना कोई घर के बाहर। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ज़मीन पर पैर रख पाएगा। मगर क्यों? ऐसे तो सब मर जाएंगे। इस गांव के लोगों का पाप का भरा घर चुका है। तुम ही यहाँ पर हो जो सबसे ज़्यादा नेक दिल हो। ध्यान से सुनो, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, एक बड़ा जहाज़ तैयार करो और जितने लोग उसमें आ सके उतने लोगों को जहाज़ में बैठा लो। मेरे हाथ में जो बादल का कण है, इसे जल्दी से काले बादल में बदल जाएंगे और सुनामी की लहर इस गांव को अपने साथ ले जाएगी। मगर मैं इतना बड़ा जहाज़ इतनी जल्दी कैसे बसा सकता हूँ?
बरसात की ओर से आया हुआ व्यक्ति मंजोत को एक बड़ी सोने की कुल्हाड़ी देता है। इससे तुम एक बार में ही पेड़ काट सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही इस्तेमाल करना। इससे छूते ही तुम्हारे पास अति मानव लकड़हारे की शक्ति आ जाएगी और जो मैंने कार्य सौंपा उसे पूरा करो। मंजोत प्रधान को जाकर सारी बातें बता देता है। अगर ऐसा है तो तुम जहाज बनाना शुरू कर दो। मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें ये खबर सुनाता हूँ, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मंजोत बड़ी सी जहाज बनाना शुरू कर देता है और दूसरी ओर प्रधान गांव वालों की बैठक बुलाकर उन्हें सारी बातें बताता है। अच्छा, तो अब ये प्रधान जी कुछ नया नाटक लेकर आए हैं। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। ये नाटक नहीं है, ये सच है। तुम खुद अपनी आंखों से देख सकती हो कि बारिश कई दिनों से रुक नहीं रही। एक हफ्ते बाद ये पूरा गांव पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। गांव वाले प्रधान की बात मान लेते हैं, मगर जमींदारनी जहाज में बैठने से मना कर देती है और सिर्फ एक हफ्ते में पूरा गांव नष्ट हो जाता है। देखते देखते पूरा गांव पानी में डूब जाता है। मंजोत एक बड़ी सी जहाज बना लेता है। जमींदारनी को छोड़ प्रधान और गांव के लोग जहाज में चढ़ जाते हैं। गांव में सन्नाटा सा छा जाता है। फिर एक बड़ी लहर गांव में प्रवेश करती है। देखो देखो, पानी की लहर पूरे गांव को नष्ट करने आ गई। मगर हम सबको इन सब से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो ये जहाज़ बचा लेगा। जमींदार ने जहाज़ की तरफ चली जाती है। अरे रुको रुको, मेरे लिए मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मंजोत जमींदारनी को भी जहाज़ में ले लेता है और सुनामी पूरे गांव के अंदर अपने अंदर समेट लेती है। बाल बाल बच गई। जमींदार ने जहाज़ को देखती है और स्थिर रह जाती है। ओ, ये कितनी बड़ी जहाज़ है, मगर यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों रखी हुई है? मंजोत गांव वालों से कहता है, गांव वालों ध्यान से सुनो, इन लकड़ियों को मैंने आप लोगों के लिए जमा किया है। मेरे पास समय इतना नहीं था कि मैं जहाज़ में आप लोगों के लिए घर बना सकूं। वाह मंजोत, तुम ना होते तो हमारा क्या होता। सबके घर समानता से बन जाएंगे। घर में रहने वाले परिवार के हिसाब से घर को बनाया जाएगा। जी, अगर घर में कम सदस्य हैं उनके लिए एक छोटा सा घर बनाया जाएगा। अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो बड़ा घर बनाया जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे ज़्यादा ज़मीनें इस जहाज़ में चाहिए। गांव में मेरी ज़मीन ज़्यादा थे। चुप रहो, ये गांव नहीं है। यहाँ जो चाहो वो करो। किस हक से तुम बड़ा घर मांग रही हो? मंजोत ने कहा, जैसे कहा वैसा ही होगा। हाँ हाँ, अभी तुम जमींदारनी नहीं हो, एक आम इंसान हो। हमारी तरह अपना घर बनाने लगते हैं और जमींदारनी असलियत को पचा नहीं पाती। एक समय था जब मेरे पास बेमिसाल दौलत और शोहरत थी। ज़मीनों की कभी कमी नहीं थी। खेतों और खान पान भी बढ़िया था। सब इज्जत से पेश आते थे। ये सब एक ही बार में मेरे हाथ से चला गया। इस सुनामी की वजह से अब सब लोग सिर्फ उस मंजोत और प्रधान को ही इज्जत देते। मुझे कुछ करना होगा। तभी जमींदारनी का पुराना कर्मचारी वीरू उसके पास आता है। आओ वीरू आओ, क्या हुआ? जब से जहाज में आए तब से मिलने नहीं आए। काम वगैरह नहीं करना है क्या? चल बता, ये मंजोत की कुल्हाड़ी का क्या चक्कर है? जी, मंजोत के पास कुल्हाड़ी है तो उसके पास अतिमानव की शक्ति आ जाती है। और मैंने ये भी देखा है कि इस कुल्हाड़ी से जब पेड़ काटा जाता है तो वो पेड़ फिर से उग जाता है और फल भी देने लगता है। और मालकिन जी, रही बात काम की, तो आपके लिए अब आगे से काम नहीं करने वाला। इतना कहकर विकरू वहाँ से चला जाता है और दूसरी ओर प्रधान और मंजीत जहाज में सबके लिए बराबरी का घर बना देते हैं।
जमींदारनी को भी एक घर मिलता जो सिर्फ एक इंसान के रहने के बराबर ही होता है। नहीं नहीं, मैं कभी यहाँ नहीं रहूँगी। मेरा घर इससे काफ़ी बड़ा था। इस घर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। मुझे सब वापस लेना होगा। मैं उस मंजोत से सब छीन लूँगी। मंजोत और प्रधान जहाज़ पर बची लकड़ियों को काट रहे थे। तभी जमींदारनी हाथ में लड्डू लेकर वहाँ पहुँचती है और प्रधान और मंजोत, आप लोग दोनों लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। गांव वाले और मेरी मदद करने के लिए, मुझे नया घर देने के लिए भी शुक्रिया। ये लीजिए, आप लोगों के लिए लड्डू लाई हूँ, खा लीजिए। वह आज इस गांव, जहाज के गांव में नया चांद कैसे खिल गया। बहुत बहुत खुश लग रही हो। जमींदारनी, हाँ हम भी खुश हैं, अगर आप खुश हैं तो लाइए, दीजिए लड्डू। प्रधान और मंजोत लड्डू खा लेते हैं। खा के ही थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। वो जमींदारनी मंजोत की कुल्हाड़ी को चुरा लेती है और अपने घर के पास आ जाती है। अब आएगा मज़ा, मैं अपना घर इस जहाज में सबसे बड़ा बनाऊंगा। फिर से एक बार मेरा डंका बजेगा गांव में। एक बार फिर मेरी लोग इज्जत करेंगे और मेरे नीचे काम करेंगे। जमींदारनी कुल्हाड़ी लेती है। ये कुल्हाड़ी तो काफ़ी शक्तिशाली है। इसे पकड़कर मानो मुझे एक अलग सा बल आ गया है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अब आएगा मज़ा। मैं दूसरों के घर भी इसी कुल्हाड़ी से दम से लूट लूँगी। आजू बाजू के सारे घर तोड़ दूँगी और उनके घर की लकड़ियों को खुद का एक महल बनाना शुरू कर देती हूँ। दूसरी ओर मंजीत और प्रधान को जब होश आता है, तब गांव की काया पलट हो जाती है। जहाज में जमींदारनी का महल बन जाता है। प्रधान और मंजोत जमींदारनी से मिलते हैं। जमींदारनी, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्या तुम समय को आँख नहीं पाती हो? ये समय अपने स्वयं के लिए नहीं, सबके काम आने के लिए है। मेरी कुल्हाड़ी अपने चुराई है, वो मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस कर दीजिए। नहीं, ये कुल्हाड़ी मुझे बरसात की ओर से आए व्यक्ति ने दी है और कहा इसे जिसके तरीके से चाहूँ उस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं वो सब बनाऊँगी इस जहाज़ में जो एक समय में मेरा हुआ करता था। चलो, मुझे और भी काम है, मैं निकलती हूँ। जमींदारनी वहाँ से निकल जाती है। झूठ, ये साफ झूठ कहा जमींदारनी ने। ये मेरी कुल्हाड़ी है, मैं जानता हूँ मंजूत, और मुझे विश्वास है कि जिसने तुम्हें ये कुल्हाड़ी दी है वो सब देख रहा है। वही जमींदारनी को उसके लिए जवाब देगा। तभी आसमान में बिजली गरजने लगती है, बादल काले हो जाते हैं और बरसात की ओर से आया आदमी फिर अपने हाथ में बादल लिए कर्ण प्रकट होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने कुल्हाड़ी मंजोत को दी थी, तो ये मुझे अभी किसी लालची के हाथ में क्यों दिखाई दे रही है। भीग गया सारा गांव, मगर फिर भी तुम एक बात न समझी। जाओ, तुम्हारे बड़े खेत और मकान जिसे तुम इतना चाहती हो, अब देखता हूँ कि तुम अब सब लेकर जो तुम्हारा था क्या पाती हो। मगर घर और खेत गांव में है और गांव पूरे तरीके से पानी में है। जमींदारनी ने हाथ से कुल्हाड़ी गायब हो जाती है। उसे वो बारिश के व्यक्ति जहाज से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह कुल्हाड़ी मंजोत के घर पर होती है। प्रधान और मंजोत गांव में फिर से सबके घर बराबरी से बना लेते हैं और आगे खुशहाली से जहाज में गांव में रहने लगते हैं। मेरी ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।